हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 4 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल M1R5 के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ओ लेवल एग्ज़ाम, और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस पैटर्न पे नीलिट क्वेश्चन बनाता है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस वो लिए और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। What is computer network? Define various types of network। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले बताना है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में कमांड अच्छी हो जाएगी तो आप इजीली MCQ, ट्रू फॉल्स या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन IP एड्रेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पहले आपको IP एड्रेस को डिफाइन करना है और उसके बाद उसके टाइप्स को शॉर्ट में डिफाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। तो ओ लेवल के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, टर्म्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको चॉइस मिलती है। सपोज़ अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको कोई 3 या फिर कोई 4 को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसमें चॉइस रहती है। तो यहाँ पे A पार्ट है वेब ब्राउज़र, B पार्ट है सर्च इंजन एंड C पार्ट इज़ ISP। ठीक है, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए पहले हमें इनका कंसेप्ट समझना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को समझना। तो बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is a set of devices connected through links। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं किसी लिंक के थ्रू, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे डिवाइसेस को हम नोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, डिवाइसेस को हम नोड्स भी कह सकते हैं इन अदर फॉर्म। A node can be computer, printer or any other device capable of sending or receiving the data। तो एक नोड क्या होती है, एक नोड एक कंप्यूटर हो सकता है, एक प्रिंटर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डिवाइस जो कि डेटा को रिसीव कर सके और डेटा को ट्रांसमिट कर सके, मतलब सेंड कर सके या फिर रिसीव कर सके। तो अगर किसी भी डिवाइस में ये कैपेबिलिटी है तो वो एक नोड की तरह एक्ट कर सकता है इन द कंप्यूटर नेटवर्क। द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन लिंक। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जितनी भी नोड्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो जुड़ी होती है लिंक से। लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक होता है एक कम्युनिकेशन चैनल। अब ये वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फर्दर इसका बाइफर्केशन होता है। जो चैनल है वो वायर्ड भी हो सकता है, मतलब केबल्स का इस्तेमाल करके भी हम 2 नोड्स को आपस में कनेक्ट या कम्युनिकेट करवा सकते हैं। या फिर जो आपका चैनल है वो वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि वाईफाई। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके भी आप 2 डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू ईच अदर दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल मतलब क्या है, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम आपस में लिंक करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, जिससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या कर सके, वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। रिसोर्सेज जैसे कि आपके प्रिंटर, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क, इन्हें शेयर कर सके, और साथ ही साथ डेटा और एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सके। आपने देखा होगा
कई बार आपने देखा होगा कि किसी बैंक में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 प्रिंटर रहते हैं, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जो यूज़र्स है वो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम नेटवर्क्स के थ्रू उन्हें जोड़ देते हैं ताकि वो रिसोर्सेज को ईजिली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगराइजेशन के बारे में। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क को हमने जो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है उसका बेसिस क्या है। ठीक है, तो उसका बेसिस है उसका साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हमने नेटवर्क्स को कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क मेनली कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। फर्स्ट इज लैन। अब याद रखना कि इन चारों की डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग या फिर किसी और फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, देन पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड लास्ट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस डायग्राम में भी ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन एंड पैन। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो आपका सिलेबस है M1R5 का, उसमें जो मेंशन्ड नेटवर्क्स है वो आपके हैं लैन और वैन, लैन और वैन। ठीक है, मैन और पैन नहीं है मेंशन्ड, लेकिन फिर भी मैं उन्हें इन वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि वो आपसे पूछ लें। ठीक है, तो इसलिए सेफर साइड के लिए हम इन्हें भी पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन जिस सिलेबस में मेंशन्ड है वो है लैन और वैन। ठीक है, कौन से हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, लैन की। Local area network is a group of computers connected to each other in a small area such as building, office, etc. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर जो आपका लैन है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाता है, लेकिन जो उसका एरिया है ना वो बहुत छोटा होता है। मतलब एक घर में हो सकता है, एक ऑफिस में या फिर एक बिल्डिंग में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी रीच नहीं होती है। LAN is used for connecting 2 or more personal computers through a communication medium such as twisted pair और coaxial cable। तो LAN का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन मीडियम यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो होता है ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि लैन के लिए कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका ट्विस्टेड पेयर, ये एक टाइप ऑफ केबल होती है, और ये आपका है कोएक्सियल केबल। ठीक है, इनका नाम याद रखना। It is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapters and Ethernet cable। अब क्योंकि LAN को बनाने के लिए हम बहुत ही सस्ते हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, बहुत कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, जैसे कि हब्स क्या होते हैं, एक कंट्रोलर होता है हब। ठीक है, आपके लिए हब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेटवर्किंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है हब, जिसका मेन काम क्या होता है कि वो कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है। मतलब सारे डिवाइसेस उसे रिपोर्ट करते हैं और वो क्या करता है, सबके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क अडेप्टर्स और ईथरनेट केबल, तो इन सब का इस्तेमाल होता है इन लैन। द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लैन में जो डेटा की जो ट्रांसफ़र रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा नेटवर्क किसी घर के अंदर ही बनता है या फिर एक बिल्डिंग या होम के अंदर बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्योरिटी है बहुत हाई होती है, क्योंकि कोई फर्दर जो बाहर का यूज़र है वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के अंदर ही बनता है।
अब इसकी रेंज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी रेंज आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। शॉर्ट रेंज होती है इसकी, जैसे मैंने बताया स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, तो 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 300 फीट। ठीक है जी, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इन अ स्मॉल एरिया हम इस्तेमाल करते हैं लैन का। इन कंप्यूटर्स को हम नोड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, नोड्स भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट्स चूज़ करके वहाँ पे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट भी अगर आप लिख के आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म से ही क्लियर है, वाइड मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया में ये नेटवर्क काम आता है, ठीक है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज, ठीक है। तो पूरी स्टेट में जो नेटवर्क बनता है उसे हम वैन कह सकते हैं, या फिर एक कंट्री में फैला हुआ नेटवर्क भी एक वैन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन। तो लैन के कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ा होता है आपका वैन, क्योंकि लैन हम बात कर रहे हैं एक बिल्डिंग, एक घर के बारे में, ठीक है। लेकिन वैन क्या है, आपकी 2 स्टेट्स को जोड़ रहा है, ठीक है, आपकी 2 कंट्रीज को जोड़ रहा है। तो वैन तो बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट इट spans over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cable और satellite links, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है वाइड एरिया नेटवर्क के। अगर मैं कंपेयर करूँ लैन से, तो लैन में क्या था, वो एक जगह पे ही लिमिटेड था, ठीक है, एक सर्टेन स्मॉल एरिया में ही उसकी रेंज थी। लेकिन वैन में क्या होता है, वैन क्या होता है, एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है। अब यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रही है जियोग्राफिकल एरिया, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे दूर तक आपकी पॉपुलेशन फैली होती है। तो देखो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वैन का। अगर हम चाहें तो असम में बैठे बैठे हम मणिपुर में कॉल लगा लेते हैं, या फिर हम आउट ऑफ इंडिया भी कॉल लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क्स, टेलीफोन नेटवर्क्स तो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, ठीक है जी। आप यहाँ बैठे बैठे किसी और स्टेट या किसी और कंट्री में भी किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और आज के एरा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये क्या होती है, बेसिकली ये आपके अर्थ के अंदर, ठीक है, आपकी जो ज़मीन होती है उसके अंदर इसको डिप्लॉय किया जाता है। और इसकी ये बहुत ही ज़्यादा पतला फाइबर होता है, एकदम पतला, बिल्कुल धागे की तरह होता है, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या होता है, हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जो इसकी रेट है डेटा की, वो इतनी ज़्यादा होती है, तो आप सोच नहीं सकते इतना फास्ट है ये, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपकी जो आवाज़ है वो कहीं भी पहुंच सकती है, ये इतना फास्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सैटेलाइट लिंक्स, तो आप जानते ही होंगे सैटेलाइट के थ्रू ही आप अपने केबल टीवी में टीवी देख पाते हैं, ठीक है, केबल देख पाते हैं। तो जो भी पिक्चर्स, मूवीज़ आप देखते हो वो सब सैटेलाइट्स के थ्रू ही ब्रॉडकास्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बोले तो वो है वैन, ठीक है। इंटरनेट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप देखो तो इंटरनेट तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोई जाल है नेटवर्क का तो वो है आपका इंटरनेट। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी। गवर्नमेंट में इस्तेमाल होता है इसका, बिजनेस में होता है और एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज देखो, ठीक है,
इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है, 5 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है, 5 to 50 किलोमीटर्स इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कंट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जो ये 50 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया एक छोटे से नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद ये एक और नेटवर्क है, ये किसी ये सिटी ये स्टेट आप 1 ले लीजिए, ये स्टेट आप 2 ले लीजिए, ये स्टेट आप 3 ले लीजिए। तो इन सारी स्टेट्स में अपने इंटरनल नेटवर्क्स हैं, उसके बाद इन सबको जो जोड़ रहा है ना, वो कौन सा नेटवर्क हो गया, वो हो गया आपका वैन नेटवर्क, ठीक है। वो क्या हो गया आपका वैन नेटवर्क, ठीक है। और हर एक नेटवर्क के अंदर क्या है, एक सर्वर है और क्या है, वर्क स्टेशन है। मतलब एक क्या होगा, सर्वर होगा और बाकी सारे क्या होंगे, उसके नोड्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी सर्वर है और यहाँ भी सर्वर है। तो इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। अब बात करते हैं पैन और मैन नेटवर्क की। ये आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं पैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network PAN is the interconnection of information technology devices within range of an individual person, typically within a range of 10 meters, ठीक है। तो इसको तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पैन का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, सपोज एक कोई पर्सन है, उसके आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं, कौन से डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, ठीक है, जो कि इंटरनेट से इनेबल्ड है, ठीक है, या फिर जिसमें आप कोई भी केबल लगा सकते हैं। तो उन डिवाइसेस को जब वो जोड़कर एक इंडिविजुअल अपने आसपास में प्रेजेंट ऐसे डिवाइसेस जो कि हैं आईटी डिवाइसेस, उन्हें जोड़कर जो नेटवर्क क्रिएट करता है, उसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसे पर्सनल कहते हैं, इसके नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि पर्सनल मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल के लिए बस, ठीक है। तो इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है। तो एक पर्सन की मैक्सिमम रेंज 10 मीटर हो सकती है, ठीक है। एक पर्सन की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, 10 मीटर के अराउंड वो अपने आसपास के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ट्रैवलिंग विद अ लैपटॉप, अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA एंड अ पोर्टेबल प्रिंटर कुड इंटरकनेक्ट देम विदाउट टू प्लग एनीथिंग इन यूजिंग सम फॉर्म ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास एक लैपटॉप था, एक PDA था, PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसे आप टैबलेट की तरह मान लीजिए, और एक था आपका पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है। उसके पास 3 डिवाइसेस थे। तो उसने क्या किया, उन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने किसी भी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या किया, एक फॉर्म ऑफ वायरलेस नेटवर्क से उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपका डेस्कटॉप है, आपका प्रिंटर है, आपका लैपटॉप है। तो आप अपने लैपटॉप को अपने PDA से या फिर अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत ही सिंपल नेटवर्क होता है। इसकी रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम 10 मीटर इसकी रेंज होती है मैक्सिमम, ठीक है। और एक इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैन का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मैन नेटवर्क की। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन, इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, मतलब एक मेट्रो सिटी आप मान सकते हैं। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज कंसिस्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और अ स्मॉल रीजन। तो मैन का इस्तेमाल हम करते हैं एक पूरी सिटी के नेटवर्क को कवर करने के लिए, या फिर एक कॉलेज के कैंपस के नेटवर्क को कवर करने के लिए, या फिर एक छोटे से रीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मैन के बारे में। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज लार्जर देन लैन ऑब्वियसली, विच इज़ मोस्ट लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। तो लैन की रेंज तो क्या होती है, पैन से ज़्यादा होती है, लेकिन मैन से कम होती है। तो लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग या फिर एक साइट तक ही लिमिटेड होता है।
Depending upon the type of configuration, this type of network allows you to cover an area from several miles to the 10 of the miles. ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने एरिया को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो. ठीक है, जो एरिया आप कवर कर रहे हो नेटवर्क के लिए उसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो. तो यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं क्या है. यहाँ पे देखो एक लैन है, यहाँ पे दूसरा लैन है, उसके बाद थर्ड लैन है एंड देन फोर्थ लैन है. ठीक है, इन सारे लैन को आपस में कौन जोड़ रहा है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो इसको आप ऐसे मान लो, ये एक आपका कॉलेज कैंपस है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है. तो ये फर्स्ट आपका है आईटी डिपार्टमेंट या आईटी लैब ले लो आप. ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये आपका ईसीई की लैब है. ये आपका मैकेनिकल है. और ये आपका सीएससी है. ठीक है, तो इन सब लैब में जो कंप्यूटर्स है ना वो थ्रू लैन जुड़े हुए हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आईटी वाले एक स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है ईसीई वाली एक स्टूडेंट से. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इनके बीच में कनेक्शन है तभी वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल का या कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैन की. तो हमने क्या किया, सब डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू अ नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं मैन. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो इस तरीके से हमने समझा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन, वैन, पैन एंड मैन. तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम नेटवर्क्स को बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईपी के बारे में. आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म. तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच refers to the name or label given to every device that communicates through each other over a computer network. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो बेसिकली क्या होता है, आईपी एक नाम होता है या फिर एक लेबल होता है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि जब कोई डिवाइस ऑन द नेटवर्क कम्युनिकेट करता है तो उसको पहचानने के लिए उसकी आईडी के तौर पे हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए हर एक डिवाइस के पास अपना इंडिविजुअल आईपी होता है. ये होती है इसकी फुल फॉर्म और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझ ली हमने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 32 बिट नंबर. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है. यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आईपी एड्रेस होता है ना वो 32 बिट का एक नंबर होता है. ठीक है, आईपी एड्रेस हैज़ 2 वर्जन्स. तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ IPv4. वी मतलब यहाँ पे वर्जन है, तो वर्जन 4 है आईपी का, और एक वर्जन 6 हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो IPv4 और IPv6 बोथ ऑफ देम डिफाइन आईपी एड्रेस इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, तो इन 2 तरीक़ों से हम आईपी एड्रेस को डिफाइन करते हैं. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं IPv4 की. देयर आर 2 रीजन्स टू यूज़ आईपी एड्रेस. वन, इट इज़ used as local address, and second, a device can be identified with its IP address by the host interface over a network. तो IP एड्रेस को हम 2 रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. पहला क्या है कि एक लोकल एड्रेस की तरह काम करता है. ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं, उन सब का एक IP एड्रेस होता है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर ट्रेस भी करते हैं. ठीक है जी. और दूसरा क्या है कि जब ये कम्युनिकेट करता है ऑन द नेटवर्क तो उसको पहचानने के लिए उसकी आईडी के तौर पे भी उसके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे एक डायग्राम है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो IPv4 में हम इस्तेमाल करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन का. ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन. तो डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल नंबर्स. ठीक है,
तो नंबर्स होते हैं आपके 0 to 9। डेसिमल नंबर हम जानते हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं। 0 to 9 इनकी रेंज होती है। और यहाँ पे डॉटेड का मतलब क्या है कि डॉट डॉट डॉट, तो डॉट से सेपरेट करेंगे आईपी एड्रेस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप बनते हैं। ग्रुप कितने के बनते हैं? 8 बिट्स के ग्रुप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आईपी एड्रेस टोटल 32 बिट का होता है, ठीक है। तो 32 बिट के लिए आपको क्या चाहिए? 32 बिट के लिए आपको चाहिए 8 बिट्स के 4 ग्रुप, ठीक है। तो 8 4 जा 32 बन जाएगा ना। तो 8 बिट्स के आपको 4 ग्रुप चाहिए और इन 4 ग्रुप को मिला के आपका आईपी एड्रेस बन जाता है, ठीक है। तो 8 बिट्स को हम बोलते हैं 1 बाइट। क्या बोलते हैं? 1 बाइट। तो यहाँ पे देखो, ये आपका पहला ग्रुप है, फिर डॉट लगाया, ये दूसरा ग्रुप है, डॉट लगाया, ये तीसरा ग्रुप है, डॉट लगाया, और ये आपका लास्ट 4th ग्रुप है, ठीक है। इन बाइनरी नंबर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर में, ठीक है। ये आप जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो नहीं जानते हैं प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए किस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसे आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर्स को इनटू डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी आईपी एड्रेस को इन द IPv4 फॉर्मेट, ठीक है। तो 32 बिट्स थी, इसलिए हमने 8 बिट्स के 4 ग्रुप बना दिए। तो आप के लिए यहाँ पे इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे और बहुत चीज़ें होती हैं, क्लासेस होती हैं, फर्दर क्लासफुल क्लासलेस एड्रेसिंग होती है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये समझना है कि IPv4 में क्या रिप्रेजेंटेशन या फिर क्या नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो पहले बात करेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस के बारे में। अ स्टैटिक आईपी एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस एक परमानेंट आईपी एड्रेस होता है विच विल नेवर चेंज एंड इज असाइंड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब भी आप कोई नया फ़ोन लेके आते हैं या फिर कोई नया लैपटॉप या फिर कोई नया पीसी खरीदते हैं, तो उसके साथ आपको एक परमानेंट आईपी एड्रेस मिलता है जो कभी चेंज नहीं होता है और वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करके देता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट होता है आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस। अ डायनेमिक आईपी एड्रेस changes its IP address every time when accessing internet it is assigned by the host software। तो जब आपका डिवाइस इंटरनेट को यूज़ कर रहा है और इंटरनेट को यूज़ करके वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि बार बार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि वो जो असाइन होता है वो करता है आपका होस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, उस पर डिपेंड करता है आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। कितने टाइप के आपके आईपी एड्रेस हो सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं यूनिकास्ट आईपी एड्रेस के बारे में। यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, इट ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। तो यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है। यूनी मीन्स वन, सिंगल, इसका मतलब वन होता है। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक डिवाइस तक पहुंचानी है, आप चाहते हो आपके नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइस हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डिवाइस पर ही मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिकास्ट आईपी एड्रेस का, ठीक है। तो हम डेस्टिनेशन एड्रेस में उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को रखने वाले हैं जिस डिवाइस पे हम चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के बारे में। इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ गिवन सबनेट एट वंस। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सबको बता दो, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उन सबके पास इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर दो एक ही टाइम पे, इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट
अलग होता है ब्रॉडकास्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दीज आर रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस एंड यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। अब क्या होता है, सपोज आपके पास एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग, लेकिन सपोज़ जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है वो इंटरनली अपने ग्रुप मेंबर से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि बाकी किसी और डिपार्टमेंट के पर्सन को इसके बारे में पता चले, तो इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, पूरा ऑफिस नहीं जान पाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ही उसके बारे में जान पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। दीज आर लोकल एड्रेसेस एंड वन आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं लोकल आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं कि एक आईपी एड्रेस एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकती है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू यूज़ एंड कैन नॉट बी राउटेड ओवर द नेटवर्क। तो ये फ्री होते हैं और इसे नेटवर्क से रूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। दे आर यूनिक एंड देयर डुप्लीकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस दे नीड टू बी बॉट। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि दो ऑर्गेनाइजेशन एक्स और वाई दोनों ही सेम पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको परचेज करना होता है, उसे आपको ख़रीदना होता है, ठीक है। प्राइवेट तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पब्लिक के लिए आपको उसे परचेज करना होगा, आपकी ऑथेंटिसिटी उसके अंदर आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। आप ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल से ओ लेवल R5 के लिए PDF नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। सारे मॉड्यूल्स के लिए PDF नोट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि कम दिनों में उनकी अच्छी तैयारी हो जाए, वो इन नोट्स को और लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं वेब ब्राउज़र्स के बारे में। वेब ब्राउज़र्स आर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर पीसी, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, तो आइए समझते हैं इन डिटेल क्या होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र होते हैं सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं इंस्टॉल, क्योंकि हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है। तो वेब को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउज़र्स का, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आपका नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और Mozilla Firefox. On the web, when you navigate through pages of information, this is commonly known as web browsing or web surfing. जब आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो ऑन द इंटरनेट, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे पेजेस को नेविगेट करते जाते हो और अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को वहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है। तो जब आप नेविगेट करते हो बहुत सारे पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो वो कहलाता है वेब ब्राउजिंग या फिर वेब सर्फिंग करना, ठीक है। मतलब क्या है, इन सिंपल टर्म्स कि ऑनलाइन ऑन वेब आप क्या कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो। मतलब अपने इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आप नंबर ऑफ पेजेस को नेविगेट करते जा रहे हो। देयर आर 4 लीडिंग वेब ब्राउज़र्स। तो आज के एरा में 4 लीडिंग वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, तो उन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्स्ट इज़ फायरफॉक्स, देन नेटस्केप एंड सफारी। बट देयर आर मैनी अदर ब्राउज़र्स अवेलेबल। देखो ब्राउज़र्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन जो 4 लीडिंग वेब ब्राउज़र्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। आप सब लोग इसे अच्छे से जानते हैं, इसे यूज़ भी करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर IE इज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का ये कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया है, हु इन्वेंटेड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसे बनाया है एक सॉफ्टवेयर जायंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने।
दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। ठीक है, तो 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया था अलॉन्ग विद द विंडोज़ 95। तो विंडोज़ 95 के लॉन्च के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मार्केट में अवेलेबल हो गया था एंड इट हैज़ पास्ड नेटस्केप पॉपुलैरिटी इन 1998। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के बारे में। दिस वेब ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है, तो गूगल ने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को डेवलप किया था और इसका बीटा वर्जन रिलीज़ हुआ था 2 सितंबर 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। टुडे क्रोम इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र विद इट्स ग्लोबल शेयर ऑफ मोर देन 50%। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा लोग गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं मोज़िला फायरफॉक्स के बारे में। फायरफॉक्स इज़ अ न्यू ब्राउज़र डिराइव्ड फ्रॉम मोज़िला। ठीक है, तो मोज़िला ने बनाया है आपका फायरफॉक्स। इट वॉज रिलीज्ड इन 2004 and has grown to be the second most popular browser on the internet। ठीक है, तो ये दूसरा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है ऑन द इंटरनेट जो कि 2004 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं सफारी के बारे में। सफारी इज़ अ वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल INC। ठीक है, एंड इंक्लूडेड इन मैक OS X। आप लोग जानते हैं कि जो भी आपके मैक OS X डिवाइसेस होते हैं उनमें आपको मिलता है सफारी वेब ब्राउज़र। इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड एज अ पब्लिक बीटा इन जनवरी 2003। सफारी हैज़ वेरी गुड सपोर्ट फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक XHTML एंड CSS2। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है सफारी वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है वेब ब्राउज़र को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि वेब ब्राउज़र होता क्या है और उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पे 3 से 4 वेब ब्राउज़र्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना बहुत है डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। अब बात करते हैं सर्च इंजन्स के बारे में। A search engine is an online answering machine which is used to search, understand and organize content result in its database based on the search query keywords inserted by the end user internet user। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है इन बिटवीन सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और सर्च इंजन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। देखो, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होती है एक ऑनलाइन आंसरिंग मशीन। वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप क्या करते हो? अपनी क्वेरी डालते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? अपनी क्वेरी इंसर्ट करते हो थ्रू वेब ब्राउज़र, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस क्वेरी को डालने के बाद वो आपको मिलती है एक सर्च इंजन की हेल्प से। ठीक है, तो सर्च इंजन की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं? सर्च कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं इन द डेटाबेस बेस्ड ऑन द सर्च क्वेरी और द कीवर्ड। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग के बस 2-3 कीवर्ड लिखते हैं, अपने आप ही गूगल बता देता है कि आप क्या लिखने वाले हो। तो इसे बोलते हैं कीवर्ड्स। मतलब गूगल में क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स पहले से ही स्टोर रहते हैं। ठीक है, अगर वो कीवर्ड्स आपके लिखे हुए क्वेरी से मैच करते हैं तो वो अपने आप आपको रिलेट करके बताता है कि क्या आप ये बोल रहे हो, डिड यू मीन दैट। ठीक है, तो ऐसे वो आपसे पूछता है। To display search result, all search engines first find the valuable result from their database, sort them to make an ordered list based on the search algorithm। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, उसे सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन क्या करते हैं, उनके पास एक डेटाबेस पहले से ही क्रिएटेड रहता है।
उस डेटाबेस में वो आपका रिजल्ट, आपका वैल्यूएबल रिजल्ट ढूंढने की ट्राई करता है, ठीक है। उसके बाद वो उसे एक ऑर्डर में लगा देता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम सर्च करते हैं ऑन गूगल, उसमें क्या होता है कि लिंक्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये लिंक्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं, मतलब जो इनका ऑर्डर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे काम करता है आपका SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक लिंक को ना एक रैंकिंग दी होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक आपको लिंक दिखाई देते हैं एंड डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ एंड यूजर्स। तो आपने देखा होगा जब भी हम सर्च करते हैं, एंटर करते ही बहुत सारे लिंक आपको दिखते हैं ऑन द स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ organizing content in the form of the list is also known as search engine result page। तो जिस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक लिस्ट की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है ये आप जान लीजिए। तो वो कहलाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन के बारे में। तो वो है आपका गूगल, याहू, बिंग, यूट्यूब एंड डक-डक-गो। यूट्यूब को मैं सर्च इंजन नहीं बोल सकती, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब नहीं होना चाहिए था, गूगल, याहू, बिंग और डक-डक-गो। तो बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स इन द वर्ल्ड की। फर्स्ट बात करते हैं गूगल की। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रस्टेड सर्च इंजन्स इन द वर्ल्ड। तो गूगल है सबसे पॉपुलर और मोस्ट ट्रस्टेड सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो आप लोग जानते हैं जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है, सबसे पहले हम लोग गूगल करते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज एज देयर रिसर्च प्रोजेक्ट इन 1996, ठीक है। तो सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज ने इसे इन्वेंट किया था, क्रिएट किया था इन द ईयर 1996 एज देयर रिसर्च प्रोजेक्ट। Many website browsers like Chrome, Safari, Edge and Firefox come with the default search engine Google। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स जैसे कि Chrome, Safari, Edge, Firefox, ये सब क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन दैट इज़ गूगल के साथ ही आते हैं, विच सेट एज अ होम पेज और स्टार्टिंग पेज ऑन एवरी ब्राउज़र, ठीक है। तो इन सब ब्राउज़र्स में क्या होता है, सर्च इंजन के तौर पे गूगल डाला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिंग की। बिंग सर्च इंजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 2009। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट विजिटेड सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पे गूगल है, सेकंड पे बिंग है। इट अलाउज अस टू फिल्टर रिजल्ट्स इन डिफरेंट टैब्स सच एज इमेजेस, एड्स, वीडियोज एंड मोर, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से आता है ऑन बिंग। उसे ये फिल्टर कर देता है और फिल्टर करने के बाद ये अलग अलग टैब में दिखाता है, जैसे कि इमेजेस, एड्स, वीडियोस एंड मोर। ये तो आप गूगल में भी अवेलेबल हो चुका है ये चीज़, ठीक है। आप देखते होंगे जब भी हम सर्च करते हैं तो ऊपर आता है ऑल का टैब, देन वीडियो, देन इमेजेस, ठीक है, इस तरीके से आता है। The disadvantage of using Bing is that it produces slower results compared to Google, ठीक है। तो इसीलिए ये सेकंड पॉपुलर सर्च इंजन है, क्योंकि जो रिजल्ट्स ये शो करता है वो थोड़े से लेट शो करता है एज कम्पेयर टू गूगल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डक-डक-गो की। डक-डक-गो इज एन इंटरनेट बेस्ड सर्च इंजन विच वॉज फाउंडेड इन 2008। इट डज नॉट ट्रैक, कलेक्ट एंड स्टोर अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कितनी बढ़िया बात है। जो डक-डक-गो सर्च इंजन होता है वो यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक भी नहीं करता, कलेक्ट भी नहीं करता और स्टोर भी नहीं करता। इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु वांट टू कीप देयर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड प्राइवेट। According to research, DuckDuckGo is third most popular search engine in Australia. Approximately 35 million users use it to search their queries, ठीक है। तो थर्ड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं याहू सर्च इंजन के बारे में।
It is the most widely used internet search engine and the largest web portal. It provides a structure to view thousands of websites and million of web pages. तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स और मिलियन ऑफ वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. याहू ईमेल सर्विसेज हेल्प अस टू कैप्चर अ ह्यूज मार्केट. तो आप लोग जानते हैं कि याहू की ईमेल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी मार्केट इसने एक्वायर कर रखी है. इट इंक्लूड्स वेरियस सर्विसेज सच एज याहू आंसर्स, याहू ग्रुप्स, याहू सर्च इंजन एंड याहू मैसेंजर्स एक्सेट्रा. तो याहू सर्च इंजन के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि याहू आंसर्स, याहू ग्रुप्स, याहू सर्च इंजन एंड याहू मैसेंजर्स. ठीक है जी, तो हमने समझ लिया कि सर्च इंजन क्या होता है और हमने 4 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स को भी समझ लिया है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईएसपी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड कौन करवा रहा है? वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, अगर आईएसपी नहीं होगा तो आप नेट कैसे चलाएंगे? ठीक है जी, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. तो आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इसकी फुल फॉर्म भूलनी नहीं है, इसे याद कर लेना. It is a company that provides access to the internet and similar services such as website designing and virtual hosting. ठीक है, तो ISP क्या होती है? एक कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, BSNL. ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं? वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज या फिर वर्चुअल होस्टिंग जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, for example, when you connect to the internet, the connection between your internet enabled device and the internet is executed through a specific transmission technology. ठीक है, तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, मतलब जो कनेक्शन बनता है आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में, उसे प्रोवाइड करवाता कौन है? आपका आईएसपी. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? एक स्पेसिफिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है. तो उससे क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट्स थ्रू एन इंटरनेट प्रोटोकॉल रूट. तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं थ्रू एन इंटरनेट प्रोटोकॉल रूट्स. ठीक है, डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग केबल मॉडेम, डायल अप, DSL, हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स. ठीक है, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि केबल मॉडेम, डायल अप, DSL, हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स. अकॉर्डिंगली, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, द इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड बाय ISPs कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज. ठीक है, तो जो आपका ISP है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, आप चाहो तो कोई सा भी अपना सकते हो अपने इंटरनेट को यूज़ करने के लिए. तो हम देखने वाले हैं वो टेक्नोलॉजीज जो आपका ISP आपको प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज डायल अप इंटरनेट कनेक्शन. फर्स्ट इज डायल अप इंटरनेट एक्सेस. इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी to provide internet access by modem to modem connection using telephone lines. तो ये आज यूज़ नहीं होती है, ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या होता है? मॉडेम के हेल्प से टेलीफोन लाइन का यूज़ करके कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है. इन दिस मेथड द यूज़र्स कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अ मॉडेम विद अ टेलीफोन लाइन. ठीक है, तो जो यूज़र है उसका कंप्यूटर क्या होता है? मॉडेम से जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन के थ्रू. This method has become outdated today due to slow connection speed. तो आज हम यूज़ नहीं करते इस मेथड को क्योंकि ये बहुत ही स्लो कनेक्शन स्पीड देता है. ठीक है, However, in remote areas, this method can be used where the broadband network is not available. तो जो एरियाज़ में ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं आ सकता वहाँ पे इस्तेमाल होता है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DSL का.
DSL की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस मेथड। ठीक है, तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस मेथड का एक एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को। इट यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी टू एग्जीक्यूट अ कनेक्शन over the telephone network and allows the internet and the phone connection to run on the same telephone line। अच्छा, तो जो DSL होता है वो इस्तेमाल करता है हाई फ्रिक्वेंसी का, और उससे क्या होता है, ये जो कनेक्शन है वो एग्जीक्यूट करवा पाता है ओवर अ टेलीफोन नेटवर्क एंड अलाउज द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट को अलाउ करता है कि ये फ़ोन का कनेक्शन भी सेम टेलीफोन लाइन पे एग्जीक्यूट करवा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं वाईफाई इंटरनेट की। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके सामने आ गई है। वाईफाई हम बोलते रहते हैं, उसका मतलब तो पता नहीं हमें। उसका मतलब होता है वाई मतलब वायरलेस एंड फाई मतलब फिडिलिटी। इसे आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे किसी भी फॉर्म में इसे पूछ सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। विच इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस यूजिंग रेडियो वेव्स। तो वाईफाई इंटरनेट इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, To use the internet, you are required to be within the range of the Wi-Fi network। तो ये बात तो आप जानते हैं कि वाईफाई नेटवर्क का यूज़ करने के लिए आपको उसकी रेंज में होना पड़ता है, तभी आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस सच एज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू कस्टमर। तो वाईफाई आपको मिल जाएगा होटल्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेस्टोरेंट में, जहाँ पे क्या होता है बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो उन सारे कस्टमर्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई इंटरनेट। ठीक है, आजकल तो घरों में भी आराम से मिल जाता है आपको वाईफाई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं ईथरनेट की। ईथरनेट इट इज़ अ वायर्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसे आप याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायर्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसे बोलते हैं। वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन अ प्राइमरी फिजिकल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं एक प्राइमरी फिजिकल स्पेस के अंदर। इट इनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल वर्ड 2 बार आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल। ठीक है, कुछ रूल होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों को फॉलो करना पड़ते हैं एक कम्युनिकेशन को करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक कम्युनिकेशन हम चाहते हैं हो पाए, उसके लिए सेंडर और रिसीवर दोनों को ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना रहता है। इट मे प्रोवाइड डिफरेंट स्पीड सच एज 10 Mbps, 100 Mbps एंड 10 Gbps। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब है मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और यहाँ पे है Gbps। तो जब भी स्मॉल बी आएगा ना, स्मॉल बी का मतलब होता है बिट्स, तो जी का मतलब क्या है, गीगा बिट्स। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, गीगाबिट्स पर सेकेंड। और जब आपके पास कैपिटल बी अगर लिखा मिल जाए, सपोज अगर आपको ऐसे मिल जाए Mbps, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, बिट्स नहीं होगा यहाँ पे, बाइट्स होगा। इसे आप याद रखना, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मेगाबाइट्स पर सेकेंड तो बिल्कुल सेम है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बाइट्स ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर बिट्स आएगा तो मतलब 1 सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये बता रहा है ISP के बारे में। तो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं ISP से, और ISP क्या करता है, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी,
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, सारे कंसेप्ट समझिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करती हूँ, इन लेक्चर्स की पीडीएफ सेंड करती हूँ, वहाँ पे मैं उन्हें शेयर करती हूँ। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं टेलीग्राम पे कई बार क्विज़ भी डालती हूँ, तो वहाँ पे आप अपने एमसीक्यू की क्विज़ेस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू।